नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों 3 बज चुके हैं, जल्दी से आ जाइए। तो आपको पता है ना 3 बजे राजेंद्र सर की क्लास होती है। और अब की बार हमारा हिंदी में जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है हमें पता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, रेगुलर लाइव सेशन लेना है आप लोगों को। और जिन क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे साथ साथ घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करें, फिर देखो 200 में से 100% नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। 3 बज चुके हैं, एक बार आ जाओ तो जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा। तो बच्चों आज हम इस सेशन में क्या पढ़ेंगे पता है आप लोगों को। हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 जिसकी चैप्टर संख्या 14 है, 14 है, जिनके लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु, यानी ग्रामीण अंचल के कवि फणीश्वर नाथ रेणु, उनके द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कहानी है पहलवान की ढोलक। अब नाम से सुनते ही आप लोग पता चल गया हुआ क्या दिया हुआ है, पहलवान की ढोलक। यानी पहलवान है और उसके साथ में एक ढोलक है, उन दोनों का सामंजस्य कैसे होता है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है एक ढोलक पर, वह सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे। और साथ में ये हम लोग जो पहलवान की ढोलक कहानी है इनके द्वारा रचित उसको हम लोग सारांश के रूप में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से, आगे जुड़ गए सभी उम्मीद करता हूं। तो प्यारे बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से आ जाइए, सेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे 4 मार्च 1921 को ओरा हिंगना पूर्णिया जिले में इनका क्या होता है, जन्म होता है, बिहार राज्य है। और मृत्यु की बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु होती है 1977 में, 1977 ईस्वी में। देखो जन्म की बात करें ये तो आपको पता ही होगा। हमारी पुस्तक का नाम क्या है, आरो भाग 2, क्लास हमारी 12 तो है ही, चैप्टर संख्या है 14, लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु, और हम जीवन परिचय के बारे में इस सेशन में प्रकाश डाल रहे हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म होता है वह 4 मार्च 1921 ईस्वी को होता है। कब होता है भाई, 4-3-21 याद रख लोगे, यानी कि 4 मार्च 1921। ऐसे आप लोग बोलते नहीं हो 4-3-21, इसका मतलब क्या होता है, वही तो होता है जो मैं बोल रहा हूँ। ये दिन हो गया, ये महीना हो गया, ये साल हो गया। जिले की बात करें ओराई हिंगना, लेकिन वर्तमान समय उसे अब किस नाम से जानते हैं, पूर्णिया। अब उसका नाम ओराई हिंगना है, जिला पूर्णिया, लेकिन पूर्णिया जिला का अब नाम क्या हो गया, अररिया हो गया। और किस राज्य में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो कैसे याद रखोगे, 4 मार्च 1921 ओराई हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, याद रखना पूर्णिया। ठीक है, और अब है उसका नाम अररिया, और किस राज्य में, बिहार में। मृत्यु अर्थात निधन की बात करें हम लोग दोस्तों तो ध्यान रखना 11 अप्रैल 1977 ईस्वी पटना में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो मृत्यु होती है पटना में, लेकिन जन्म होता है पूर्णिया में, जो अब अररिया है। गांव का नाम क्या है, ओराई हिंगना है। जिले का नाम क्या है, पूर्णिया है, जो वर्तमान में उस जिले को हम अररिया के नाम से जानते हैं। और राज्य का नाम क्या है, बिहार है। तो याद हो गया, कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे कि 4 मार्च 1921 ओराई हिंगना में, पहले नाम क्या था जिले का, पूर्णिया, अब इसका नाम क्या है, अररिया। ये याद रखना है। किस राज्य में पड़ता है बेटा, बिहार राज्य में पड़ता है। मृत्यु की बात करें तो 11 अप्रैल 1977 कहाँ, पटना में इनकी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो प्रमुख रचनाओं में बात करें, सबसे पहले हम उपन्यास की बात करें तो मेला आंचल उपन्यास ग्रामीण अंचल पर लिखा गया, 1954 में ये प्रकाशन हुआ था इसका। तो यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इसी से इन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त भी हुई थी। नेक्स्ट है प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सब उपन्यास याद रखना है। मेला आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, जुलूस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दीर्घतपा। आगे कहानी संग्रह की बात करें तो ठुमरी है, अगीनखोर है, आदिम रात्रि की महक है, एक श्रावणी दोपहरी की धूप है। याद रखना है, ठुमरी, अगीनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, याद हो जाएगा। मेला आंचल उपन्यास, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, ठीक है, याद हो जाएगा।
याद हो जाएगा ना, कितने चौराहे। अब हम कहानी संग्रह की बात करें, ठुमरी हो गया, अगिनखोर हो गया, आदिम रात्रि की महक हो गया, श्रावणी दोपहरी की धूप हो गया। बेटा याद रखना, इनको पूछा जा सकता है। आप लोग दिमाग में पता है क्या भूसा भरा हुआ है एक, कि कभी नहीं पूछा, जीवन परिचय कोई प्रश्न नहीं आया। अरे भाई अब की बार मान लो आ गया कि ऐसा कौन सा कवि है जिसका जन्म पूर्णिया जिले में हुआ, बिहार राज्य के, तो फिर क्या कह दोगे आप लोग, ये पूछा नहीं गया पहले। अरे जब तुम्हारे दिया हुआ है, इतने चैप्टर आएंगे तो वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 साल से नहीं पूछा जा रहा तो अब की बार नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। संस्मरण की बात करें तो ऋणजल धनजल है, वन तुलसी की गंध है, श्रुत अश्रुत पूर्व है। याद रखना है, ऋणजल धनजल वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व क्या है दोस्तों, संस्मरण। रिपोर्टाज की बात करें, नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली, जो कितने खंडों में, 5 खंडों में प्रकाशन इन्होंने करवाया था। देखो इन्होंने जो भी कुछ लिखा है, उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण, रिपोर्टाज, जो भी लिखा वो रेणु रचनावली के नाम से 5 खंडों में उनका प्रकाशन करवा दिया है। यानी कहने का तात्पर्य हमें सब कुछ यहीं से प्राप्त हो जाएगा। रेणु रचनावली के नाम कह देना, बुक स्टॉल की दुकान पे जाने के बाद कहोगे ना आप रेणु रचनावली दे दीजिए, कौन सा खंड देना है, 5, एक पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 5 खंडों में विभाजित है। यानी एक बुक में 5 खंड हो सकते हैं, अलग अलग भी खंड हो सकते हैं। अब देखो इनके द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध कथन है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनकी भाषा शैली कैसी है। देखो कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। यानी ये कथन जैसे पढ़ा तो मुझे एक शायरी याद आ गई। तो कहा जाता है ना, यदि इतिहास बनाना है तो हमें लीक से हटकर चलना होगा, और जो लीक से हटकर चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और इतिहास बनाने के लिए हमें ईमानदारी से बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इतिहास बना सकते हैं। तो ये यही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे बहुत सारे नियम कानून हैं आपके देश में, आपके परिवार में, आपके समाज में। उन नियम कानून को तोड़ करके बाहर निकलो भाई और कुछ करो। तो वही कहा गया है, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते हैं, सृजनहार में बंधे बंधाए नियम कानून नीति फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते। यानी अपना मन जो कहता है वो करो ना। आप लोग आपने क्या किया 10th पास करने के बाद में, जब आपने स्ट्रीम चूज किया होगा, अरे सोहन है ना वो मैथ्स ले रहा है, यार मैं भी मैथ्स ले लूँ। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैथ्स क्यों ले रहे हो? भाई बायोलॉजी लो, आर्ट्स लो, आर्ट्स में बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। क्या आजकल मैथ साइंस से सब कुछ बना जाता है कि नहीं? बेटा RS IS आर्ट्स से बनते हैं, और आर्ट्स से कुछ ज़्यादा बनते हैं RS IS। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से हम लोग कहते हैं ना कि वो जैसे चल रहा है वैसे चले। तो ऐसा कहा है, अपने मन के मुताबिक चलो ना यार, और जो आपको अच्छा लगता है वो करो ना, और वही करना चाहिए। तो आप देख लो, इसका मतलब मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, रेणु जी कैसे थे? अपने मन के अनुसार चलने वाले इंसान थे। लोगों को भी इन्होंने यही कहा है कि अपने मन के अनुसार चलना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या क्या हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है। और भी हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन उतार चढ़ाव संघर्षों से भरा था। देखो आंचलिक उपन्यासकार क्या होता है? आंचलिक होता है अंचल, अंचल इसमें मूल शब्द है, और अंचल आप जानते हो ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ एक शब्द है, ग्रामीण अंचल जो होता है। अब प्रत्येक कवि का, जैसे इनका कवि उतार चढ़ाव संघर्षों से, यानी कि कभी तो सुख, कभी दुख, कभी पैसा नहीं है, कभी पैसा है, ऐसा उतार चढ़ाव चलता ही रहा है संघर्षों से। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। यानी कि इन्होंने कलम से ही कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं सोचो कि कलम से ही इन्होंने सब कुछ किया है। यानी 1921 में जन्म होता है इनका, और आपको पता है हमारा भारत देश स्वतंत्र कब होता है? 1947। आज़ाद कब होता है? 1950। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1977 में। इसका मतलब इनके जन्म और मृत्यु के मध्य ही हमारा देश आज़ाद और स्वतंत्र हुआ। तो प्रत्येक कवि ने जिनका जन्म इनके मध्य हुआ है 1947 से पहले जिनका जन्म हुआ, उन्होंने सभी ने कलम की ताकत के साथ साथ उन्होंने
लगभग कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। वैसा ही इन्होंने किया है, राजनीतिक क्षेत्र में भी ये गए हैं, सामाजिक आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है। देश को स्वतंत्र कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। किस प्रकार से शहर में सुविधाएं होनी चाहिए, यह सब इन्होंने लिखा भी है। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को भी इन्होंने नया तेवर देने में सहायक रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में लिखना, यानी कि शहरों को या सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी उनको अवगत कराना कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, किसी गांव के अंचल में किसी अंचल में कैसे रहा जाता है, कितनी सुविधाएं नहीं हैं, यह सब उन्होंने किया है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया है, नहीं, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी एक नया जीवन दिया है लोगों को। 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास जिसका नाम है मेला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी है। मैंने बताया था ना, सर्वाधिक लोकप्रिय इसी उपन्यास में। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ होता है। देख लो, पहला ग्रामीण उपन्यास की हम बात करें, पहला ग्रामीण क्षेत्र संबंधी लिखा गया उपन्यास की हम लोग बात करें तो पहला आंचलिक उपन्यास की हम लोग बात करें तो मेला आंचल है, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1954 में। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया है। कहने का तात्पर्य क्या है? लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, शहरों की ओर अपना मुख कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि शहरों में भी जिसको जाना है वो जाइए, लेकिन गांव में भी रहो, गांव में बहुत कुछ है। और यहाँ के जो हाशिए पर जो लोग रहते हैं, जिनको लोग मान सम्मान नहीं देते, उन्होंने उठाकर इन्होंने अपने कहानियों में, उपन्यास में इन्होंने क्या बनाया? उन्हें हीरो, नायक बनाया है अपनी अपनी कहानियों में, रचनाओं में। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा से भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना दिया। देखो, यानी कि एक व्यक्ति को हीरो न बनाए, नायक न बना करके पूरे अंचल को ये नायक बना देते हैं अपनी कहानियों, उपन्यास, अपनी रचनाओं में। ठीक है, हाँ। और उसमें लोकगीत, लोक यानी संसार, लोगों के गीत, लोकोक्तियाँ, जो किंवदंतियाँ, जनश्रुतियाँ, वो लोक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति, उसको, लोक भाषा, हमारी जो सामान्य भाषा है वो, लोक नायक किसको बना दिया उन्होंने? ग्रामीण क्षेत्र को ही बना दिया। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, यानी कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल से भरा हुआ और मैला है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? एक तरफ से तो कैसा है? सस्य श्यामल है, तो दूसरी तरफ कैसा है? धूल से भरा हुआ और मैला है। मैला जानते हो ना, गंदा। स्वातंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद, देखो याद रखना, इसका हम लोग टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र धन उत्तर, तो फिर क्या हो जाएगा? उत्तर बाद में, यानी स्वतंत्रता के बाद। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यानी सब शहर की ओर जा रहे थे, जब स्वतंत्र हो गया भारत तो शहर की ओर जा रहे थे सभी लोग। तो इन्होंने सरकार की आंखों में एक ग्रामीण क्षेत्र को भी उनका ध्यान खींचा कि देखो यहाँ लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, यहाँ कितनी सुविधाएं हैं, कितनी असुविधाएं हैं, सब के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा कि सरकार का नज़र इन पे गिरी, इनके उपन्यासों पर पड़ी। जैसा इन्होंने चाहा वैसा ही होता जा रहा था। उनकी रचनाओं इस अवधारणा को पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। यानी कि बात तो सही है, यानी भाषा की सार्थकता, किसी भाषा को हम सार्थक कैसे बना सकते हैं? जब हमारी बोली उसी के अनुरूप चलेगी। हमारी राजभाषा हिंदी है तो हम हिंदी के अंतर्गत ही बोलेंगे, लिखेंगे, तो हम सर्वाधिक दौड़ेंगे भी। तो वही बात इन्होंने की है। अब देखो पाठ का सारांश। अब पाठ का सारांश, यहाँ इन्होंने एक कहानी लिखी है, तो हम कह सकते हैं कहानी का सारांश। रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक, ये कहानी का नाम है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में, यानी कि प्रतिनिधि यानी प्रमुख कहानियों में यह जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, चैप्टर संख्या 14 में पहलवान की ढोलक, यह भी प्रतिनिधि कहानियों में गिनी जाती है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। यानी कि यह जो कहानी है ना, जितनी भी विशेषता थी रेणु जी की, वो सब की सब इस कहानी में हमें उपस्थित दिखाई देती हैं कि कैसे थे रेणु जी।
किस विचार के थे। रैनो की लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को ही सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। यानी कहने का मतलब गांव, उनका रहन सहन, अंचल, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत, विस्मयकारी, आश्चर्यचकित करने वाली क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों में प्रवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ यानी क्या होता है? कठिन। इन्होंने क्या कहा? हर एक पात्र, जितने भी पात्र इन्होंने अपने रचनाओं में जोड़े हैं, यानी जितने पात्र हैं, पात्र जानते हो ना, तो वो पात्र ऐसे लगता है कि ये जो तुम पात्र, जैसे कहते हैं ना स्कूल में, कहते हैं ना तुम राम बन जाओ, तुम श्याम बन जाओ, तुम सीता बन जाओ, तुम लक्ष्मण बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम, तो ऐसा लगता है जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये वास्तविक रूप से ये पात्र हमारे सामने खड़े हुए हैं कि हाँ, इसकी जगह मैं ही हूँ, इसकी जगह तुम हो, इसकी जगह तुम हो। जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ये वास्तविक जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो इतनी अद्भुत क्षमता थी इनके शब्दों में। अब इन्होंने जितना भी पात्रों में परिवेश में जितना सच्चा चित्रण, यानी कि जैसा परिवेश है, जैसा उनका पात्रों का मिश्रण है, परिवेश का और पात्रों का जैसा मिश्रण हुआ है, ऐसा मिलना बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुर्लभ, यानी अत्यधिक कठिन है। ऐसा वातावरण, परिवेश, ऐसे पात्रों का चित्रण हमें बहुत कम रचनाओं में दिखाई देता है। रैनो वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। देखो, आज तक तो यही सुना है पद रचना, जिसे हम कविता खंड भी कह सकते हैं, जिसे हम काव्य भी कह सकते हैं। और क्या होता है पद? जिस रचना में छंद सहित रचना, हम ये कह सकते हैं, जिस रचना में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण आदि का प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। यानी रसानुभूति उत्पन्न करने वाला जो पद होता है उसे हम लोग कविता खंड या पद कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया, तो एक गिने चुने कथाकारों में से माने जाते हैं। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। जैसे ढोलक बजता है, पहलवान की नसों में खून दौड़ता है, उसे लगता है कि हाँ, अब मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ सामने वालों को मैं पछाड़ दूंगा। तो ढोलक की आवाज़ के मध्य और पहलवान के विचारों के मध्य ऐसा सामंजस्य दिखाया गया है जो हमें दिखाई बहुत ही कठिन है। ऐसा किसी रचनाओं में हमें मुश्किल से ही मिलेगा। तो इन विशेषताओं के साथ रैनो की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला, इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज जैसी व्यवस्था चल रही है कि एक कलाकार किस प्रकार से अपना जीवन जी सकता है राजा के पास रह करके। पहले क्या था, एक गांव का राजा होता था, राजा की प्रजा होती थी, प्रजा को कोई दुख होता तो राजा उसे समाप्त कर देता। तो ऐसा ही यहाँ हुआ है। यहाँ श्यामानंद राजा के पास पहलवान जी रहते थे, तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो विलायत से राजकुमार आ चुका, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बदल दी। तो अब जो पहलवान है वो और उसके 2 पुत्र हैं, वो समय पर 2 वक्त का खाना नहीं प्राप्त होने के कारण तीनों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसमें दिखाया गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कलाकारों की ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए? क्या हमारे देश ऐसा है स्वतंत्रता के बाद में भी? इसमें बहुत कुछ उन्होंने हमारे सामने ऐसे प्रश्न छोड़े भी हैं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन है कि राजा मर गया, उसकी जगह विलायत से नया राजकुमार आ गया, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने अनुसार बदल दिया, विलायत की जगह बदल दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने विलायत में, विदेश में जो व्यवस्था थी वो पूरी व्यवस्था यहाँ ला दी। तो क्या सही है वो? अरे इससे व्यक्तिगत सत्ता का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पुरानी जो हमारी माता पिताओं द्वारा जो संस्कृति, उनके पिताओं जी द्वारा जो संस्कृति चलाई गई, उसको बिल्कुल भी क्या कर दिया उन्होंने? बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। तो ऐसा भी प्रश्न हमारे सामने एक हमारे सामने उठता है। जैसे भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या, यानी कहने का तात्पर्य यह समस्या ऐसी है कि नए राजा का आना, विलायत से पूरी सत्ता का परिवर्तन कर देना, पूरे सभी नियमों को बदल देना। तो ऐसा है जैसे भारत पर इंडिया छा गया। आज भारत के नाम से नहीं जानते हैं,
किसका मैच चल रहा है? इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है। किसका मैच चल रहा है? इंडिया दक्षिण अफ्रीका का चल रहा है, साउथ अफ्रीका का चल रहा है। ऐसे वो कौन जीत गया? इंडिया जीत गया, इंडिया। ऐसे तो बोलते हो ना आप लोग। तो वैसे ही परिवर्तन हुआ है जिस प्रकार से एक पुराना राजा मरा, वृद्ध राजा मरा, जैसे विलायत से आ गया, तो जो उन्होंने पूरी व्यवस्था बदल दी है वह ऐसी बदली जैसे भारत पर इंडिया छा गया। ये भी कह सकते हैं हम कि हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन आजकल इंग्लिश ज़्यादा बोलने वाले हैं। मैं अपनी नज़रों में बताऊँ ना, 100 में 100 व्यक्ति हैं ना मेरे पास बैठते हैं, तो 100 में से 90 इंग्लिश ही बोलते हैं। तो वही बात है, जैसे भारत पर इंडिया छा गया, ऐसा ही इन्होंने सत्ता परिवर्तन भी दिखाया है अपनी कहानी में। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए भी हाय तौबा करने की निरीता की भूमि पर पटक देती है। यानी इतना अच्छा पहलवान, इतना अट्ठा-कट्टा पहलवान, समस्त पहलवानों को उसने हरा दिया था, फिर वो 2 वक्त की रोटी के लिए हाय तौबा करना पड़ता है, उसे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में गाँव की गरीबी पहलवान जैसे शौक को क्या पालती है। और ऐसे एक बात, जो लोग बेरोजगार होंगे, जो जिनके इतनी गरीबी फैली हुई है, तो वो लोग क्या पहलवानी सीखेंगे भी? इसमें ऐसे ये भी एक क्वेश्चन छोड़ता है हमारे सामने लेखक जी। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, यानी कि न सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि भूख और महामारी दम तोड़े गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही पहलवान को, लेकिन फिर भी पूरी रात ढोलक बजाता है। क्यों? क्योंकि पेचक की डरावनी आवाज़, सियारों का करंदन है, ठंडी हवा से चलती हुई हवा ऐसे चीर डालती है, यानी कि हवा आएगी ठंडी तो चीरेगी, मतलब बहुत सर्दी लगेगी। तो और हैजा और मलेरिया जैसी बीमारी से जो पीड़ित गांव था उसको संजीवनी बूटी की तरह शक्ति देती थी ढोलक की आवाज़। तो वह पूरी रात ढोलक बजाता, स्वयं को खाना नहीं मिलने के बावजूद। क्यों? जिससे लोगों में जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो कि आज की रात गुजर गई, कल की वैसे ही गुजार दूंगा मैं। कहानी के अंत में भूख महामारी के शकल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोलक की पोल में बदल देते हैं, तो इस कोरोना त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यानी कि एक दिन वो मर जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की, प्रासंगिकता की, व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई तरह के ऐसे प्रश्न छोड़ देते। देखो कितने प्रश्न छोड़ता है। क्या व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है या नई व्यवस्था है? यानी ये सभी के सभी प्रश्न हमारे सामने लेखक छोड़ देता है। इनके प्रश्नों का आज भी हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारे रेणु जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। साथ में हमने पहलवान ढोलक कहानी को भी सार रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया कि इस कहानी में है क्या। कितने क्वेश्चंस लेखक हमारे सामने छोड़ जाता है, कैसे कौन नायक है इस कहानी का, कौन नहीं है, किस प्रकार से एक भौतिक वस्तु और एक जीवित प्राणी में किस प्रकार से अपने ढोलक की आवाज़ और पहलवानी ढोलक की आवाज़ में किस प्रकार संबंध होता है। जैसे ढोलक बजते उसकी आवाज़ में नसों में घुड़ दौड़ने लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कोई एक नायक न होकर के पूरा गांव एक क्या है, नायक है, नायक के रूप में निभा रहा है। तो बच्चों, हमारे लिए, आप लोगों के लिए हमने जैसे अड्डा 24/7 हमारा क्लास 11th 12th यूट्यूब चैनल, ऐसे ही हमने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। वहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी कॉमर्स वाले बच्चे, ध्यान रखना। और आप लोगों को यदि इंग्लिश सीखना है, यदि 11th क्लास में सक्षम बैच ज्वाइन करना है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का हो, तो आप लोग Y323 यानी ध्यान रखना Y323 कोड लगाकर भी आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको 17% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब आप लोग जैसे क्लास 12th पास करेंगे तो CUET का एग्ज़ाम दोगे, तो आप 2023 के लिए अभी हमने शुरुआत कर दी है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। तो लेखक का जो मेरा आंचल उपन्यास है उसका प्रकाशन कब, वो आपको बताना है। और बच्चों, आप लोगों ने यदि अभी तक अड्डा 24/7 आप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। इसके कितने सारे फ़ायदे हैं मैं गिना नहीं सकता, बहुत सारे फ़ायदे हैं बेटा। PDF भी यहीं से ही मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक अड्डा 24/7 आप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लें बेटा। और सेशन अच्छा लगता है आप लोगों को तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th, जिन बच्चों को ये क्लासें मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, उनको अच्छा सेशन लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? अच्छा लगा है तो शेयर करना है और लाइक करना है और ईमानदारी से पढ़ाई करना है। अभी की बार हमें 100 में से 100 नंबर लाना है हिंदी में।
तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।